24 का सिंहासन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज पांचवें चरण का मतदान भी पूरा हो गया है। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों की 49 सीटों पर वोटर्स ने वोट डाले और इसी के साथ आज के दिन यानी पांचवें चरण में मायानगरी मुंबई में भी वोटिंग हुई, जहां सितारों ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने अधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने ईवीएम का बटन दबाकर अपने चहेते उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद की और इसी के साथ इस चरण में 3 धुरंधर भी चुनाव में उतरे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी, हाजीपुर से चिराग पासवान और मुंबई से पीयूष गोयल ने संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल किया और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। तो एक तरफ देश में जनता ईवीएम का बटन दबाकर दिग्गजों की किस्मत कैद करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों के नेता भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनावी रणभूमि में एक तरफ जनता का जोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं का सियासी शोर भी खूब गलियारों में गूंज रहा है। चुनावी साल में ये दो ऐसे धड़े हैं जो दोनों ही पूरी शिद्दत से जुटे हैं और इसी बीच दिल्ली के सियासी किले को जीतने के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर भी खूब लगा रहे हैं। सड़कों पर उतरकर नेता जनता के दिलों में जगह बनाने की हर वो तरकीब आजमा रहे हैं जो उन्हें दिल्ली तक आसानी से पहुंचा सके और 24 के सिंहासन का ताज उनके सिर पर आसानी से सज सके। और इसी के लिए नेता जनता के बीच रोड शो कर वोट मांग रहे हैं। तो इन सब के बीच नेताओं के बीच 2024 के रण को जीतने के लिए बयानबाजी भी कायम है। नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अपने विरोधियों की कमियों को गिनाकर नेता जनता के रुख को अपनी ओर मोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक 5 चरण के चुनाव में नेता वोटर्स को लुभाने और अपनी ओर खींचने में कितने कामयाब रहे हैं, इसका खुलासा तो 4 जून को ही होगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के तहत आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर शांतिपूर्वक वोटिंग हुई और इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भी शामिल हैं, जिनमें अमेठी, रायबरेली और लखनऊ भी शामिल हैं। आज राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो गए हैं। यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर आज वोटिंग हुई। 5वें चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ, बता दें कि 5वें चरण में 4.26 करोड़ महिलाएं और 5,409 थर्ड जेंडर के मतदाताओं सहित 8.95 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान करने के पात्र थे और 94,732 मतदान केंद्रों पर 9.47 लाख मतदान अधिकारी तैनात किए गए थे। तो आपको बता दें कि आज 5वें चरण की वोटिंग हुई, 8 राज्य और यूटी में वोटिंग हुई और यहाँ पर देखिए किस तरह से महिलाएं भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आई। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह से मतदान केंद्रों पर भीड़ रही, खासतौर से महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बढ़ चढ़कर महिलाएं भी अब हिस्सा ले रही हैं और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत हालांकि थोड़ा कम रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी जगह, कई ऐसे राज्य रहे जहां पर बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है। तो 5वें चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही 695 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें लखनऊ सीट से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रायबरेली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कैसरगंज से ब्रिजभूषण के बेटे करण भूषण, मुंबई उत्तर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की किस्मत का फैसला अब 4 जून को होगा और इसी के साथ ही महाराष्ट्र की डिंडौरी सीट से भारती प्रवीण पवार, बारामूला से उमर अब्दुल्ला और हाजीपुर से चिराग पासवान ने भी अपनी किस्मत आजमाई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रायबरेली सीट की बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी
वायनाड के साथ साथ इस सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो केरल की वायनाड सीट से भी मैदान में है। रायबरेली सीट नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। हालांकि कुछ मौके ऐसे भी रहे हैं जब परिवार ने अपने किसी नजदीकी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ से जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर इसी सीट से मैदान में हैं और इस बार राजनाथ सिंह का मुकाबला लखनऊ सेंट्रल से विधायक समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा से है। वहीं बीएसपी ने सरवर मलिक को यहां से मैदान में उतारा है। लखनऊ सीट दशकों से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पूनम सिन्हा को करीब 3.5 लाख वोटों से हराया था। वहीं उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर मैदान में है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराकर सांसद बनने का रास्ता तय किया था और उसके बाद से ही राहुल गांधी ने अमेठी से चुनावी ताल नहीं ठोकी है। और आइए अब आपको बॉलीवुड के उन 3 स्टार्स की 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। अक्सर फिल्मी पर्दे में हवाही लूटने वाले इन तीनों अभिनेताओं में लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेकर असल पर्दे पर भी वह हवाई लूटी है। तो 3 खान यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, इन तीनों ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोटिंग की। शाहरुख खान ने अपने परिवार के साथ वोट डाला तो वहीं सलमान खान ने अकेले पोलिंग बूथ पर वोटिंग की है। और इस दौरान सलमान खान बूथ पर एक बुजुर्ग महिला की मदद करते हुए भी दिखाई दिए। सलमान खान का यही अंदाज उन्हें पसंद करने पर मजबूर भी कर देता है और इसीलिए सलमान खान को फिल्मी पर्दे पर दबंग और पर्दे के बाहर हमदर्द कहा जाता है। और तीसरी तस्वीर में आमिर खान को आप देख सकते हैं। आमिर खान यानी मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने भी पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने है जहां पर ये 3 खान वोट करते हुए दिख रहे हैं। और आइए अब आपको मायानगरी के उन 7 सितारों से भी रूबरू करा देते हैं जिन्होंने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया और बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। मायानगरी में वोटिंग को लेकर सितारों का जोश हाई दिखा। सभी ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोटिंग की और इनमें से कुछ कलाकार अपने परिवार के साथ लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुए तो कुछ ने अकेले ही बूथ पर शिरकत की। इस दौरान बिग बी, अमिताभ बच्चन भी वोट डालते हुए दिखाई दिए। इन सितारों ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर ना सिर्फ वोट डाला बल्कि जनता से भी वोट डालने की अपील की है। तो इन तस्वीरों में 7 फिल्मी सितारों ने संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल किया और वोट डाला। ये हस्तियां उन लोगों के लिए भी उदाहरण हैं, प्रेरणा है जो लोग वोटिंग से दूरी बनाकर रखते हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं और फिर सरकार से सवाल करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मतदान के दिन आज रायबरेली पहुंचे और यहां पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले जिले के हनुमान मंदिर में दर्शन किए, जहां उन्होंने दर्शन करने आए कई लोगों से मुलाकात भी की। बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इस सीट पर बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो तस्वीर आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, पोलिंग बूथ पर पहुंचे। हालांकि उससे पहले मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी और फिर पोलिंग बूथ का मुआयना करते हुए भी दिखाई दिए। रायबरेली से कैंडिडेट हैं राहुल गांधी और पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, उसके बाद पोलिंग बूथ पर पहुंचे। तो पोलिंग बूथ का मुआयना करते हुए भी वो नजर आए। ये 3 तस्वीरें जिनके जरिए आप समझ सकते हैं राहुल गांधी किस तरह से रायबरेली में भगवान की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पोलिंग बूथ भी वो पहुंचे थे। 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का 5वें चरण में आज यानी 20 मई को 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान हुआ और इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट शामिल है। 5वें चरण में कई बड़े दिग्गजों की चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी,
चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य, उमर अब्दुल्ला और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। साथ ही मतदान के दौरान राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मायावती, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान समेत कई दिग्गजों ने वोट डाले। और इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी अपने बेटे के साथ वोट डालती हुई नजर आई। वहीं फिल्मी सितारे भी सेंट्रल मुंबई के मतदान केंद्रों पर मतदान करते हुए दिखाई दिए। तो पांचवें चरण के साथ कुल 428 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। Along with my family, we cast our vote today. It's a very proud moment for every Indian. It's a moment of pride to participate in an election of 140 crore people. And if I remember correctly, about 97 crore voters. And just think about the logistics and the arrangements which go into it. The process of voting today was very smooth. And I would like to congratulate the Election Commission of India and all the officials who have been working throughout the country and in particular in this polling booth where I had the experience. कल शाम को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को बार बार एक ईवीएम पे वोट डालते हुए दिखाया गया था और इस वीडियो की जानकारी होने पे इसकी जांच करवाई गई और पता चला कि ये फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र का वीडियो है और वहाँ अलीगंज विधानसभा जो एटा ज़िले में पड़ती है उसके एक गांव का वीडियो है और जांच में जो व्यक्ति दिख रहा था वीडियो में उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई और उसके खिलाफ सक्षम धाराओं में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट और आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, उसे अरेस्ट किया गया। आज प्रदेश के सभी मतदाताओं की तरह मैंने भी अपने बूथ पे मतदान किया है। आज प्रदेश के 21 जनपदों में 14 संसदीय क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पूर्व में भी 4 चरणों में 39 लोकसभा क्षेत्रों में सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। आज 5वें चरण में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं कराई गई हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे लोग बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें जो है वोटर्स की लगी हुई है। बोथ मेल्स एंड फीमेल वोटर्स हैव कम आउट और बारामूला पुलिस ने जो है ये इंश्योर किया है कि पूरे इलाके में चाक चौबंद सिक्योरिटी के इंतजाम तैनात किए जाए और उसके लिए हमने जो है QRTs का गठन किया हुआ है। CAPF के जरिए जो है उनकी मदद से हमने पूरे इलाके में डोमिनेशन रखी हुई है। हमारा मकसद यही है कि लोग जो है बिना किसी खौफ और डर के जो है बाहर निकले और अपना जमहूरी हक का इजहार करे। मुझे पूरा यकीन है कि सारे डिपार्टमेंट्स की जॉइंट एफर्ट्स की वजह से ये इलेक्शन एक हिस्टोरिक इलेक्शन रहेगा और लोग बहुत ही एंथुसियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए भी सियासी बिसात बिछ चुकी है, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी 3 सीटों पर आमने सामने है। तो ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। पालघर में बीजेपी से हेमंत विष्णु सावरा चुनावी मैदान में है। तो बात करें यूबीटी की शिवसेना की, भारती कामड़ी यहां पर चुनावी मैदान में दिख रही हैं। और ये पालघर सीट का हमने आपको बताया कैंडिडेचर कौन कौन से हैं। वहीं मुंबई दक्षिण महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शिवसेना से यामिनी जाधव चुनावी मैदान में है और वहीं शिवसेना यूबीटी से अरविंद सावंत चुनावी मैदान में है। इनके बीच टक्कर होनी है। बात करते हैं मुंबई उत्तर पश्चिम की, तो शिवसेना से रविंद्र वायकर चुनावी मैदान में, शिवसेना यूबीटी से अमोल कीर्तिकर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं मुंबई उत्तर की अगर बात की जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट पीयूष गोयल और कांग्रेस के कैंडिडेट भूषण पाटिल हैं। इसके अलावा बाकी सीटों की भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मुंबई उत्तर पूर्व सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी से मिहिर कोटेचा चुनावी मैदान में है, तो शिवसेना यूबीटी से संजय देना पाटिल को मौका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई उत्तर मध्य की बात करते हैं। बीजेपी से उज्जवल निकम को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़ भी चुनावी मैदान में है।
अब बात करते हैं मुंबई उत्तर मध्य की। तो यहाँ पर बीजेपी से माफ कीजिए, मुंबई दक्षिण मध्य की अगर हम बात करते हैं तो शिवसेना से राहुल शिवाले चुनावी मैदान में, शिवसेना यूबीटी से अनिल देसाई को मौका दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ठाणे की, तो यहाँ से शिवसेना के नरेश महास्के चुनावी मैदान में है, शिवसेना यूबीटी से राजन विचारे को मौका दिया गया है। इसके अलावा कल्याण सीट की अगर हम बात करें तो शिवसेना से यहाँ पर श्रीकांत शिंदे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो शिवसेना यूबीटी से वैशाली दारेकर राणे को मौका दिया गया है। वहीं भिवंडी सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी से कपिल पाटिल यहाँ पर कैंडिडेट हैं, एनसीपी से सुरेश महात्रे यहाँ पर कैंडिडेचर में है। वैसे में धुले सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी सीट से डॉक्टर सुभाष भामरे को चुनावी मैदान में उतारा है, तो आईएनसी की तरफ से डॉक्टर शोभा बच्छाव चुनावी मैदान में है। इसके अलावा डिंडौरी सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को मौका दिया गया है। वहीं एनसीपी की तरफ से भास्कर मुरलीधर भागरे यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ लेते हैं। नासिक सीट की हम बात करें तो यहाँ पर शिवसेना की तरफ से हेमंत गोडसे चुनावी मैदान में है, तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से राजा भाऊ वाजे को मौका दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं अगली सीट की। तो जिस तरह से हम आपको कैंडिडेट्स बता रहे थे कौन चुनावी मैदान में, हालांकि टक्कर काफ़ी कड़ी है यहाँ पर, और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर जनता का रुख रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के, जहां पर कांग्रेस ने अमीर चंद नायक को उम्मीदवार बनाया है और बीजेडी ने डॉक्टर अच्युता सामंत को उम्मीदवार बनाया है। तो ये देखिए, हाजीपुर सीट की अगर हम बात करते हैं तो एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान एलजेपीआर की तरफ से और आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सारण सीट की हम बात कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में है, तो आरजेडी की कैंडिडेट रोहिणी आचार्य यहाँ पर सारण सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ें और बात करें सीतामढ़ी सीट की, तो यहाँ पर जेडीयू की तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर और आरजेडी की तरफ से अर्जुन राय आमने सामने हैं। अगली सीट का रुख कर लेते हैं। मधुबनी सीट की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे अशोक कुमार यादव, तो आरजेडी की तरफ से अली अशरफ फातमी को मौका दिया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुजफ्फरपुर सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी से राजभूषण चौधरी चुनावी मैदान में है, आईएनसी से अजय निषाद यहाँ पर उनका मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सीतामढ़ी बिहार की अगर हम बात जिस तरह से कर रहे हैं, जेडीयू से देवेश चंद्र ठाकुर को मौका दिया जा रहा है, आरजेडी की तरफ से अर्जुन राय चुनावी मैदान में है। मधुबनी सीट से बीजेपी की तरफ से अशोक कुमार यादव और आरजेडी की तरफ से अली अशरफ फातमी चुनावी मैदान में है। और वहीं सारण सीट पर जैसे कि हमने आपको बताया कि बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य हैं। तो ये सीटें हैं बिहार की जहां पर ये मुकाबला होगा, और काफ़ी कड़ा मुकाबला भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो सीटों को शेयरिंग करने का यहाँ पर फॉर्मूला है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और पीएम मोदी की चुनावी हुंकार 5वें फेज की वोटिंग के दौरान भी जारी है। आज पीएम मोदी ने अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत ओडिशा के पुरी में रोड शो के साथ की। उन्होंने रोड शो से पहले पुरी के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। वहीं रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा भी मौजूद रहे। तो पुरी में रोड शो कर ताकत दिखाने के बाद पीएम मोदी ने उड़ीसा के अंगुल, कटक और झारग्राम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रैली में पीएम मोदी ने बीजेडी सरकार को घेरा है। उन्होंने राज्य सरकार पर ओडिशा की संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लगाया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेडी के राज में ना तो ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और ना ही ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। सामने देख, पूरी टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। बंगाल के लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए कभी बीजेपी को गाली, कभी बंगाल के लोगों को धमकी। कल तक टीएमसी कांग्रेस को गाली दे रही थी, अब वो कह रही है हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं कांग्रेस ये डूब चुका जहाज है
और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे की सवारी कर लें, फिर भी डूबना तो तय है। भारत के भविष्य का चुनाव है। जिन लोगों ने भारत को दशकों पीछे धकेला, देश उन्हें नकार चुका है। देश भूला नहीं है, जब दुनिया तेजी से विकास कर रही थी तब कांग्रेस सरकार घोटालों के कीर्तिमान गढ़ रही थी। दुनिया के देश हर पल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी युवा पीढ़ी को पीछे धकेल रही थी। 60 साल तक ये लोग गरीबी हटाओ का ही नारा लगाते रहे। जब नीयत में खोट होती है तो बहाने बताता रहता है। आज देश देख रहा है, एक और केंद्र में काम करने वाली मोदी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देश की जनता को प्रस्तुत कर रही है। दूसरी ओर बंगाल में टीएमसी के पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उसके पास तो रेट कार्ड है, रेट कार्ड। टीएमसी ने बंगाल में हर नौकरी का रेट कार्ड लगा रखा है। पैसा दो, नौकरी। ये सारे घोटाले किसके संरक्षण में हो रहे हैं? कौन भ्रष्टाचारियों के आरोपियों को बचाने में लगा है? कौन सीबीआई को काम नहीं करने दे रहा? साथियों, टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है। बंगाल की पहचान को भी खतरा है। आज पूरा देश बंगाल की स्थितियों को लेकर बहुत चिंतित। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान सोमवार को संपन्न हो गया। मतदान के बीच पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनावी सभा के दौरान आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने खुद भरे मंच से मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी और इसका सबूत देने का भी वादा किया था। अब राहुल गांधी का 12 साल पुराना वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में राहुल गांधी मुसलमानों को आरक्षण में शामिल करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी खड़ा हुआ है, सन्नाटा ऐसे। दो 3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। मुलायम सिंह जी खड़े होते कहते भैया अगर मैं होता मैं ज्यादा करता। मगर आप थे, 3 बार थे, क्यों नहीं किया? आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के
शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टीवी इंटरव्यू दिए, बहुत सारे मीडिया में इंटरव्यू प्रेस में दिए, और हर टीवी वाला आता था, मुझे पूछता था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा है। आज मैं बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहा हूं। शहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। यानी इन लोगों में 3 बुराइयां साफ है। एक, ये इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस वाले, उनके साथी पूरी तरह 100% ये कम्युनल है। ये भारत की बिन सांप्रदायिकता के संविधान के घोर विरोधी है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है, और तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। ये तीनों बुराइयों से भरे हुए हैं लोग। और मैं देश के मीडिया जगत को चुनौती देता हूं। बहुत बचाया इन लोगों को। जिन इकोसिस्टम ने इन लोगों की रक्षा की है, वो जरा कान खोल के सुन ले। आपने देश के संविधान के अपमान को देखा, लेकिन आंखें बंद कर ली। ये कम्युनल लोग, जातिवादी लोग, परिवारवादी लोग मोदी का हिसाब मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय टंडन के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे देश में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार के नारे गूंज रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया भी आश्वस्त है कि 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहा है। कांग्रेस के कारनामों के कारण देश की जनता ने उसे इस हाल में भी नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर चुनाव लड़ सके। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और ये आज कांग्रेस के अंदर आप देख सकते हैं। आज कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ चुकी है, और इसके जितने भी अन्य
सिपा सालार हैं, इनके सहयोगी दल हैं, वे भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना है, कोई कहता है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या इनके अन्य सहयोगी दल, ये पहले दिन से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और कहते थे, पहले न्यायालय को भी धमकाते थे कि अगर राम मंदिर का फैसला हुआ तो दंगे हो जाएंगे, राम मंदिर का फैसला हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। जब 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लोगों ने पूछा कि क्या होगा। हमने कहा यूपी में अब दंगा नहीं होगा, कोई दंगा करेगा तो फिर उल्टा टांग देंगे उसको। तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़नी भी लोगों ने बंद कर दी है। अब तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की मीनारों से माइक भी उतर गए हैं। वो कह रहे हैं भैया अब हम लोग भी शांति से रहना चाहते हैं। तो ये शांति और सौहार्द की भूमि आज उत्तर प्रदेश बनी है और अब तो अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो गए हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा, बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने आप को गौरव की अनुभूति न करता हो अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के लिए। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमारे सामने आया है और इसीलिए हर जन से एक ही स्वर उमड़ रहा है और वह है कि जो राम को लाए हैं, हम उनको, जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़ करके भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। कहीं भी कोई संकट आ जाए, यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं। इन्होंने समस्या दिया, इन्होंने आतंकवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया, विरासत में इन्होंने भ्रष्टाचार देश को दिया, अराजकता देश को दी और साथ साथ अव्यवस्था का जो आलम है। जब भी संकट आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड। कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? चंडीगढ़ आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश से वो सांसद थे उस समय, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं पटना, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आगे अगली खबर का रुख कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। अक्सर वो प्रधानमंत्री की योजनाओं और नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी 10 साल के हिसाब में बताएं कि उन्होंने देश की कौन सी चिंता की है जिसको उन्होंने सुधारा है। और बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा दी गई है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, अब जनता उनको हटाना चाहती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहती है। जी अपना कुछ भी कहते रहते हैं। 10 साल का हिसाब न गिनाए, प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए एक बार भी समय नहीं दिया, मीटिंग नहीं की जो बाढ़ हम लोगों की समस्या रहती है। एक सुई का कारखाना नहीं खोला प्रधानमंत्री ने। 40 में से 39 सांसद के 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए? जरा हिसाब तो उनको देना चाहिए। और काम की बात तो वो बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में नहीं बोलते, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के बारे में नहीं बोलते। तो उनके बोलने से कोई फर्क अब जनता में नहीं पड़ रहा है। अब जनता उनको हटाना चाहती है। तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं,
एगो साउथ नॉर्थ कोरिया वाले हैं ना किम जोंग को भी बुला ले और दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, उनका पतन शुरू हो गया। बिहार की 5 लोकसभा सीटें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में मतदान आज हो चुका है और इसी बीच पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार देश में INDIA गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया और ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस बार जनता ने इनकी विदाई करने का मन बना लिया है और INDIA गठबंधन के पक्ष में लगातार मतदान भी जारी है। काम किया, जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया और ये चुनाव देश का चुनाव था, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के NDA गठबंधन के जितने भी नेता हैं इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनकी विदाई तय कर दी। देखिए 10 वर्षों से तो मोदी जी ने बहुत सारी गारंटी दी, तो जनता ये देख रही है कि 10 वर्षों में जो गारंटी पूरा नहीं किया, जिसकी गारंटी वो दे रहे थे, जो वादे कर रहे थे, तो एक बार और क्यों उनको मौका दिया जाए। अगर उन्होंने कुछ पूरा किया होता, जैसे हम लोगों ने, आप देखिए तेजस्वी को मौका मिला और 17 महीनों में तेजस्वी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो उस पर जनता और युवाओं का विश्वास जगा है जो प्रधानमंत्री जी ने। और यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले झज्जर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस चुनाव से पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, लेकिन 4 जून के बाद उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मनाने के लिए चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अब तक 4 चरणों में बीजेपी को 270 सीटें हासिल हुई हैं। एक कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहां से उनको पूछने आया हूं, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जाट किसान का नेता जगदीप धनखड़, उसको आपने अपमानित करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई उसके पहले कांग्रेस सरकार का किसान बजट 22,000 करोड़ था। ध्यान से सुनिएगा, 22,000 करोड़ कितना था भाई? और मोदी जी ने 10 साल में इसको बढ़ाकर 22,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ करने का काम किया। राहुल बाबा कह रहे थे ये मोदी टीका है, मत लीजियो, बीमार हो जाओगे। ये तो अच्छा है, हरियाणा और करनाल वाले सुनते नहीं है, सबने टीका लगा दिया, देश भर ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को मालूम पड़ा, पूरे देश ने ले लिया। एक दिन रात को बहन प्रियंका के साथ जाकर अंधेरे में खुद भी टीका लगाए। अरे शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो। राहुल बाबा, ये देश की ये परंपरा नहीं है। देश पर जब संकट आता है तो सब एकजुट होकर इसके सामने लड़ते हैं। आपने ओछे स्तर की राजनीति का परिचय दिया कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला, तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा बताओ तो जरा। कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाँ ना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या?
अरे क्यों हंसे यार आप? वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? ये लोग, इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। ये राहुल बाबा समझते नहीं है, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत देश है, महान भारत देश है। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो कोरोना जैसी महामारी में देश को सुरक्षित रखे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत में लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो ट्रिपल तलाक समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो देश से नक्सलवाद समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो यूसीसी लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाए, नंबर 1 बनाए। लोकसभा चुनाव के 5 चरण के चुनाव आज खत्म हो गया है और पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चल रहा है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इसी बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस को जो समर्थन मिला है उससे प्रधानमंत्री मोदी बौखला गए हैं और अपने पुराने एजेंडे पर लौट आए हैं। इसके अलावा उनके पास अपने 10 साल के कार्यों का लेखा जोखा नहीं है। चुनाव को सिर्फ धार्मिक मुद्दे पर लड़ने की कोशिश हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। पिछले 4 चरणों में लगातार कांग्रेस को जो समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं मोदी जी उससे बौखला चुके हैं और आपने महसूस किया होगा कि चौथे चरण के मतदान के बाद लगातार उनके बोल बिगड़ रहे हैं और वो अपने पुराने एजेंडे पर पुनः लौट गए हैं। उनके पास 10 साल में क्या किया, क्या विकास की योजनाएं की, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। जब जनता ये समझ चुकी है और उनकी जो सोच है उससे वाकिफ हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है कि ये जो चुनाव है ये आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बन गया है, क्योंकि आम जनता ये जानती है और समझती है कि आज देश के संविधान को खतरा है और ये जो लड़ाई है वो देश के संविधान को बचाने की एक लड़ाई के रूप में आने वाले समय। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर मतदान हो चुका है और इस चरण के तहत बिहार की 5 सीटों पर भी वोटिंग हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दल अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और एक तरफ एनडीए अपने गठबंधन साथियों के साथ बिहार की 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन अपनी जीत की अलग से दावा वो कर रहे हैं और अब बिहार की 40 लोकसभा सीटों की सच्चाई 4 जून को निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बड़ा दावा कर रहे हैं और कहा कि हमारा इंडी गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और भारी तादाद में लोग बीजेपी का विरोध करने के लिए बाहर खड़े हो गए हैं। बिहार में INDIA गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जीत भी हासिल करेगा। खुद ने जुमला शब्द इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और बहुत भारी तादाद में युवक, दलित, गरीब, किसान, मजदूर बाहर निकलकर भाजपा का विरोध करने के लिए खड़ा हो गया है। अमित शाह जी जो हैं, ये जुमला है या उनकी असलियत है मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने खुद ने जुमला शब्द जो है उन्होंने बार बार प्रयोग किया है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।